Very good morning, students. This is Neeraj Pandey, your political science and history teacher. Today, we discuss about chapter number 4, the Islamic lands. We discuss remaining parts of the chapter. Today, our topic is economy, agriculture, urbanization, and commerce in the Islamic land. Student, do you know, I have already tell you about that Islamic land in Arab country who was the founder of Islam. So then your answer is Muhammad Sahab, the Prophet Muhammad was the founder of Islam religion. So this is a very important topic for the examination in long time questions. What is the main features and economy, agriculture in Islamic land? So look at the whiteboard. Agriculture was the principal occupation of the settled populations in the newly conquered territories. Land was owned by big and small peasants and in some case by the state. कहने का मतलब बेटा कि वहाँ पे जो कॉमर्स था, जो व्यापार था, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था होता है, तो वहाँ का जो मेन प्रिंसिपल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो एग्रीकल्चर था. और जो एग्रीकल्चर था तो देयर आर मैनी फार्मर्स आर वेल्थ इन दिस फील्ड. सो वी कैन से दैट द एग्रीकल्चर इज द मेन प्रोफेशनल्स ऑफ द पीसेंट इन इस्लामिक कंट्री at that time during the Muhammad Sahab's life. तो वहाँ की जो खेती थी बेटा, लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑक्यूपेशंस ऑफ द सेटल्ड पॉपुलेशन, जो वहाँ की जनसंख्या थी, उस जनसंख्या का जो मेन प्रोफेशनल था वो वहाँ एग्रीकल्चर करना था. वो खेती करते थे जिससे अरब कंट्री की इकोनॉमी में ग्रोथ होती थी, इंक्रीज होती थी. टुडे we see that in every country the main economic sources in every country agriculture, because agriculture is the prime and principal source of any country. And after that, in the newly conquered territories land was owned by big and small peasants and in some case by the state. कहने का मतलब अगर हम खेती के मालिक की बात करते हैं तो उस समय अरब कंट्री में जो पीजेंट हुआ करते थे, जो किसान हुआ करते थे, फार्मर हुआ करते थे, वो या तो खुद अपनी जमीन के क्या होते थे, मालिक होते थे, और कुछ ऐसी भी कंडीशन थी अरब कंट्री में जो वहाँ पर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, अर्थात वहाँ की राज्य सरकारों का या राज्यों का उन लैंड पर क्या था, कंट्रोल था. एंड आफ्टर दैट इन इराक एंड ईरान, कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, ईरान और ईरान की. क्यों? क्योंकि दिस कंट्री इज रिलेटेड द स्टार्टिंग एंड बिगिनिंग ऑफ द इस्लाम रिलीजन्स. द स्टेट ऑनर्स कलेक्टेड टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट. जो स्टेट का जो एम्पायर होता था या जो साम्राज्य का जो मालिक हुआ करता था, वो स्वयं क्या करता था, इन खेती से जो टैक्स हुआ करता था उसको कलेक्ट करता था. कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करता था, और इकट्ठे करने के बाद उसको कहाँ पर भेज दिया करता था, किंगशिप में भेज दिया करता था, राजा के पास भेज दिया करता था. लेकिन उसका भी उसमें कुछ हिस्सा हुआ करता था. तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि कलेक्टिव टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, और उसका जो आधा हिस्सा हुआ करता था वो स्टेट को दे दिया करता था. द स्टेट हैड ओवरऑल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. जो स्टेट था उसका पूरे एग्रीकल्चर पर क्या था, नियंत्रण था, कंट्रोल था. क्यों? क्योंकि बिना स्टेट की अनुमति के वहाँ पे फार्मिंग भी पॉसिबल नहीं थी एट दैट टाइम. द नेक्स्ट इज through peasant initiatives and state support cultivable land expanded and productivity rose. प्रोडक्टिविटी अर्थात जब खेती होती है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा. तो हम इराक और ईरान कंट्री के संबंध में ये देखते हैं कि उस समय जो वहाँ पे पीजेंट हुआ करते थे उनसे ज़्यादातर जो खेती करवाई जाती थी उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो रोज मीन्स गुलाब की खेती
वहाँ पर मोस्टली ज़्यादा हुआ करती थी। एंड नेक्स्ट टाइम even in the absence of major technological changes, और जब तक वहाँ टेक्नोलॉजी की चेंजेस नहीं हो जाती थी